नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर। पिछले दो वीडियोस में जो हमने देखा वो टेंसेस काफ़ी डिफिकल्ट थे और वीडियोस भी काफ़ी लंबे हो गए। उन दोनों टेंसेस की एक्सरसाइज जो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की गई थी, आई होप कि आपने उन सारी एक्सरसाइजेज को कर लिया है और आपकी उन दोनों टेंसेज में अब अच्छी एक्सपर्टीज हो गई है। अगर आपकी उन दोनों टेंसेज में अभी से अच्छी एक्सपर्टीज नहीं हुई है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन दोनों टेंसेज के ऊपर अच्छे से काम करिए, क्योंकि वो दोनों टेंसेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन दोनों टेंसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं और कैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते वक्त हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सब समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो बाकी टेंसेस की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट को भी सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है। कि जब भी कोई एक्शन जो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये फ्यूचर में होने वाला है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत है, इस तरीके से कंपैरेटिवली कम समझ में आता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस का एंड देखेंगे कि एंडिंग कैसे हो रही है। अगर किसी सेंटेंस की एंडिंग में लास्ट में गा गे गी की साउंड आ रही है, बहुत सिंपल है, गा गे गी की साउंड आ रही है, सिंपल, जाएगा, खाएगा, पिएगा, रोएगा, धोएगा, नहाएगा, जो भी करेगा उसमें क्या होगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बहुत आसान, मैंने बताया, लास्ट में देखना है उसके पीछे वाला पार्ट वर्ब का रहेगा। अब मैं घर जाऊंगा, गा की साउंड आ रही है लास्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसी तरीके से आज वह स्कूल नहीं जाएगी, ई की साउंड आ रही है, जी की साउंड आ रही है, गी। अब ये आ ए ई वाली साउंड के साथ इसको मैच नहीं करना, ग है यहाँ पे, गा की बात कर रहे हैं हम, आ ए ई की बात नहीं कर रहे हैं। जब गा की साउंड ग के साथ आएगी तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, आ ए ई की। चाहे खाया, पिया, गया, आ के साथ, वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें ग आएगा, ग वर्ड आएगा ही आएगा, ये ग। अब ये आ की मात्रा के साथ आ सकता है, ई की मात्रा के साथ आ सकता है, या ए की मात्रा के साथ आ सकता है, जैसे यहाँ है। इसके अलावा जैसे एक और सेंटेंस है, जैसे क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, गी पास्ट इंडेफिनिट है। बहुत आसान है, गी देखना है आपने, गी लगा है तो इसका मतलब है, गा लगा है, गे लगा है तो इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और एक बार अगर आपने इसको पहचान लिया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर आपका काम हो गया उसको ट्रांसलेट करने का। ट्रांसलेशन करने के लिए फिर से वही रूल देखेंगे, इसमें कोई ज्यादा रूल नहीं है। यहाँ पे आपको विल और शैल में से एक यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में विल या शैल में से एक यूज करेंगे, और इस टेंस में सब जगह वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। वी वन वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सबके साथ ही सेम आएगी। अब विल कहाँ लगेगा, शेल कहाँ लगेगा। जो आई और वी है उसके साथ शेल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ विल लगेगा, शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। लेकिन आजकल अमेरिकन जो इंग्लिश में ज्यादातर जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, या ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अब विल का यूज जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, शेल बहुत कम यूज हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है। हालांकि इसके पीछे भी एक रिवर्स जो है वो भी रूल है कि जब बहुत ही ज्यादा कंपल्शन के साथ किया जाता है किसी बात को, कि मैं जरूर दिल्ली जाऊंगा, तो आई और वी के साथ जो है वो विल लग जाता है। और जब वह के बारे में, उनके बारे में बात की जा रही है बहुत कंपल्शन के साथ, तो उनके साथ शेल लग जाता है। लेकिन इसके बारे में मैं यहाँ इस वीडियो में इसके बारे में बताया ही नहीं रहा हूँ, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन सारे जो मिसलिनियस टाइप के रूल्स रेगुलेशन हैं, इनके बारे में किसी और वीडियो में कभी अलग से बात करेंगे। तो यहाँ आपके लिए इतना काफी है कि ज्यादातर केसेस में तो विल लगाते हैं, आप विल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूल के हिसाब से आई और वी के साथ जो है वो शेल का यूज होना चाहिए और बाकी सबके साथ विल यूज होना चाहिए। तो कुछ एक सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे आई शेल गो होम नाउ। तो आई है ना, आई के साथ शेल लगाया, आई की वजह से शेल लगा और वर्ब की पहली फॉर्म लग गई, बस, बाकी ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जैसे शी विल गो टू स्कूल टुडे, अब शी के साथ विल आएगा, शी की वजह से शी जो है यहाँ पे शी के साथ विल आएगा, और इसके साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, कोई झंझट ही नहीं है। उसके बाद देखा द पुलिस विल चेज द थीफ, अब द पुलिस के साथ विल आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है, और चेज आएगा, ठीक है, चेज फर्स्ट फॉर्म है। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें नॉट आ जाता है, बस विल नॉट और शैल नॉट। जहां शैल आता था उसके साथ, उसकी जगह पे शैल नॉट आ जाएगा, उसके साथ मतलब नॉट आ जाएगा। जहां विल आता था उसके साथ नॉट आ जाएगा, शैल नॉट विल नॉट आ जाएगा। यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, कोई चेंज नहीं, बहुत आसान है ये।
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के कंपैरिजन में फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत ज्यादा आसान टेंस है, बल्कि आगे जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के 3 वीडियोस आने वाले हैं वो भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में भी रूल वही है, आई और बी के साथ शैल नॉट और बाकी के साथ विल नॉट, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, अब आई है तो उसकी वजह से शैल नॉट लगाया है, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। इसी तरीके से शी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, अब शी है तो उसकी वजह से विल नॉट लग गया, ठीक है। इसी तरीके से द पुलिस विल नॉट चेज द थीफ, है ना, द पुलिस है तो उसकी वजह से यहाँ पे विल लग गया, विल नॉट लग गया, वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी चेज, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आ जाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हमारे केस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल है। तो विल या शैल जो है वो दे विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, कोई रूल में चेंज नहीं है, सिर्फ यही चेंज है कि सिंटेक्स बदलेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से सिंटेक्स बदलेगा, और विल या शैल जो है हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जैसे है ना, और वही रूल आई और बी के साथ क्या लगेगा और बाकी के साथ क्या लगेगा। लेकिन जैसे शैल आई गो होम नाउ, सबसे पहले शैल आएगा, विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, आगे करते हैं इसको। उसी तरीके से शैल और विल का यूज जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं या नेगेटिव सेंटेंसेज हैं या जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनमें स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जो बाकी सेंटेंसेज में, बाकी टेंसेज में होता रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, जो हमारे केस में विल और शैल है, उनमें से एक आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। बहुत आसान है, हमेशा जनरली यही फॉर्मेट होता है, बस विल शैल की जगह पे हम उसे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो हमारे केस में इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल है तो विल और शैल में से एक आ जाएगा। यहां देखते हैं एग्जांपल, आई शैल कंप्लीट माय वर्क टुमारो, अब आई है, आई के साथ शैल लग गया और वर्ब की पहली फॉर्म है, तो सबसे पहले क्या गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया शैल और विल में से एक, आई के साथ शैल लगेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से ही विल बाई अ न्यू बुक, अब ही आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया विल और शैल में से एक, ही के साथ विल लगेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर सारा का सारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, ये नहीं भूलना है। द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन इन द क्लास, अब सब्जेक्ट क्या है द टीचर, उसके साथ क्या लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर विल लगेगा, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की पहली फॉर्म एक्सप्लेन, उसके बाद सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से जब नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो कुछ नहीं है, विल और शैल के बाद नॉट लगा देना, बाकी जो सिंटेक्स है इसका, बाकी जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉट जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आई शैल नॉट फॉरगेट योर एडवाइस, आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल नॉट, आई के साथ शैल लगता है तो शैल नॉट, उसके बाद फॉरगेट वर्ब की पहली फॉर्म। इसी तरीके से दे विल नॉट ट्रेवल बाई बस, अब दे सब्जेक्ट है, उसके बाद विल नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगी, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना, फिर से नहीं भूलना है। शी आ गया सबसे पहले, फिर आ गया विल नॉट और उसके बाद आ गया ज्वाइन, ज्वाइंट लिख दिया, यहाँ पे ज्वाइन आना चाहिए, ठीक है, ये ज्वाइन आएगा, शी विल नॉट ज्वाइन द क्लास। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने पहले भी बताया है, हर वीडियो में यही बात बता रहा हूँ कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, और हमारे यहाँ इस टेंस में, इस केस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल। तो सबसे पहले क्या आएंगे विल और शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और नॉट अगर है तो उसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगी वर्ब की पहली फॉर्म। तो नॉट कहाँ आएगा अगर है तो, कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं और साथ में उसमें नेगेटिव भी होते हैं, ऐसे केसेस में नोट जो है वो सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद आता है, वर्ब से पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लगभग हर एक टेंस में सिमिलर तरीके से होता है, लास्ट में ये लगाना नहीं भूलना, ये नहीं लगाओगे सेंटेंस सारा गलत हो जाएगा। तो जैसे विल शी कम टू द पार्टी, अब सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल में से एक, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब, नोट यहाँ पे है नहीं, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे ये पर्ची, ठीक है। उसके बाद विल द ट्रेन अराइव ऑन टाइम, तो सबसे पहले क्या आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद जैसे शैल वी हेल्प देम इन देयर वर्क, अब सबसे पहले शैल क्यों लगा, क्योंकि वी है भाई, तो वी की वजह से यहाँ पे शैल लगा, तो शैल वी हेल्प वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से जो डबल इंटेरोगेटिव वाले होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद फॉर्मेट जो है वो सेम ही रहेगा, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साथ लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। तो क्या बना, व्हेन विल यू कंप्लीट दिस वर्क, व्हेन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यही सिंटेक्स जो है, यही स्ट्रक्चर जो है आप इसका हर एक सेंटेंस में यूज करेंगे, सिंटेक्स सेम रहेगा।
हाउ शैल वी सॉल्व दिस सम। अब हाउ क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल और विल में से एक, अब वी है तो उसकी वजह से शैल आ गया, फिर सॉल्व दिस सम, सॉल्व वर्ब की पहली फॉर्म है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हु विल हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट, अब हु आ गया, उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड के इमीडिएटली बाद आ गया आपका विल शैल में से एक। अब क्यों, क्योंकि यू है तो यू के हिसाब से विल आ गया, ठीक है। हु विल हेल्प यू, अब हु के केस में क्या होता है कि पिछले आपने उसमें देखा था कि वहां भी यही दिक्कत आई थी कि भाई वो सेंटेंस में सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो हु के साथ कुछ गड़बड़ियां जरूर होती हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि इन सारी मिसलिनियस चीजों के बारे में हम लास्ट में किसी वीडियो में एक वीडियो में ऐसी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो इस तरीके से जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव है ये, नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। तो आप इनको इस तरीके से जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जैसे हम स्कूल जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि भाई ये है कौन सा टेंस। तो हमने देखा कि इसमें गे लगा है लास्ट में, तो गे लगा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वही रूल लगाएंगे। अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वी आ गया, हम है, और उसके बाद शैल और विल में से एक लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे या करोगे, करोगे के से हमें पता चल गया क्या ये फ्यूचर, तो लंबा सेंटेंस है लेकिन हम लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है। ये लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल और शैल में से एक आएगा। तो क्या आएगा, क्योंकि यू है, तुम है, तो तुम की वजह से यू है और यू की वजह से विल आ जाएगा। याद रखने के लिए रिमेंबर मी होल लाइफ, बाकी ऑब्जेक्ट आप जैसे मर्जी बनाते रहो, जितनी अंग्रेजी आपको आती है उस हिसाब से। दादाजी अखबार पढ़ेंगे, ये से पता लगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब दादाजी के ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर थर्ड पर्सन है तो विल आएगा, और रीड आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर देंगे। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा, उड़ाएगा, गा से बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला रूल अप्लाई करेंगे, विल लगाएंगे रवि के साथ भाई, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, जाएगी, जी से पता लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट है। जाएगी कैसे, हवाई जहाज से जाएगी, जाने के लिए, तो वह लड़की है तो शी हो गया, ठीक है। तो शी के साथ विल लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, फिर चाहे वो अमेरिका जाए चाहे कनाडा जाए, आगे का पार्ट आपको उसी तरीके से बन जाएगा, राइट। थोड़े से लंबे सेंटेंसेस अगर हम देखें, वह इस काम को पूरा नहीं करेगी, नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब नहीं भी है, नेगेटिव है, और साथ में गी है, पता लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है लेकिन भाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फिर नॉट लगेगा। शी विल नॉट कंप्लीट द वर्क, विल नॉट लगना है कि शैल नॉट लगना है वो हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि कैसे लगाएंगे। दे विल नॉट प्ले द मैच, दे विल नॉट प्ले द मैच, है ना, मैच नहीं खेलेंगे, ये से पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं से पता लगा नेगेटिव है, नॉट भी आ जाएगा साथ में, है ना। ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, गा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं लिखा यहाँ पे, ये थोड़े हिंदी की टाइपिंग में दिक्कत है। आई विल नॉट टेल दिस टू एनीवन, किसी को नहीं बताऊंगा। इसी तरीके से मैं उस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, नहीं नेगेटिव है और लूंगा से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आई विल नॉट टेक पार्ट इन, आई के साथ विल लगाया है, शैल लगाएंगे। मैंने बताया था कि आई के साथ विल शैल लगाते हैं, विल भी गलत नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन हम यहाँ रूल सीख रहे हैं तो शैल लगाएंगे। हम समय पर वहां नहीं पहुंचेंगे, अब वी के साथ शैल लगता है, विल भी गलत नहीं है, लेकिन हम समय पर वहां नहीं पहुंचेंगे, पता लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वी विल नॉट रीच देयर ऑन टाइम, विल नॉट शैल नॉट के साथ रीच लगाएंगे वर्ब की पहली फॉर्म। तो इस तरीके से हम करेंगे। कुछ एक सेंटेंसेस जो थोड़े गड़बड़ वाले हैं, क्या तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, अब है ना, विल पहले आएगा, क्वेश्चन है, विल सबसे पहले आएगा, गे से हमें पता चल रहा है और साथ में क्वेश्चन है, पता चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है लेकिन नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव है, तो विल या शैल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्या तुम कल मेरे घर आओगे, गे और क्वेश्चन है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो क्या आएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्या वह इस काम को समय पर पूरा करेगी, जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और शी है तो शी के साथ विल लगा, विल शी कंप्लीट वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया सारा का सारा, क्वेश्चन मार्क आ गया। तुम कब वापस आओगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हेन, उसके बाद विल और शैल में से एक आएगा, क्योंकि यू है तो यू के साथ विल आता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं तो सीधा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरीके से
हम ये काम कैसे पूरा करेंगे, कैसे मीन्स हाउ। अब हाउ सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर्ब, विल और शैल में से एक, और हम है तो विल लगाया है लेकिन यहाँ शैल आएगा, ठीक है। वी कंप्लीट दिस वर्क। अभी याद रखिएगा कि वी के साथ और आई के साथ शैल आता है, विल भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसके बारे में मिसलिनियस वीडियोज में बात करेंगे हम। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, और जो प्रोसेस रहेगा उसका वही है जो बाकी टेंसेज में होता है। सबसे पहले तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस है। देख लिया आपने कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पता लग गया भाई, तो उसके बाद देखेंगे सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हमने सिंटेक्स को और हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंगली रखना है। तो सब देखेंगे विल और शैल लगेगा या विल नॉट या शैल नॉट लगेगा, शैल लगेगा या विल लगेगा। लगेगी तो वर्ब की पहली फॉर्म ही पहले आएगा या बाद में आएगा, इंटेरोगेटिव है तो पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद आएगा। और फिर उस सिंटेक्स को जिस भी फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आपका सेंटेंस है, उस फॉर्मेट में उस सिंटेक्स को ध्यान में रखकर हम इस तरीके से उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज है, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो एक्सरसाइज दे रखी है, हालांकि आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर काफी सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां आप सब्जेक्ट ढूंढिए, और सब्जेक्ट के साथ आप विल और शेल को जोड़ने की कोशिश करिए, नोट को जोड़ने की कोशिश करिए, सिंटेक्स को मेंटेन करने की कोशिश करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। ये टेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर आपने उतने ज़्यादा एफर्ट आपको बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे जितने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको करने पड़े थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वही मेन टेंसेज हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन सारे टेंसेज के वीडियोस को देखने से पहले ये जरूरी है कि कुछ बेसिक बातें हमें पता हों, जो कि आपको इस प्ले चैनल की इसी ग्रामर वाली प्ले लिस्ट में स्टार्टिंग के 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो टेंसेज की तरफ आने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कॉन्टिन्यूस टेंसेज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।